हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, पार्टीशन कोएफिशिएंट की क्या एप्लीकेशंस हैं और कैसे हम इसको डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। तो इसको नर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोला जाता है। और अगर हमको इसके बारे में जानना है तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए। इसमें एक बीकर है जिसमें दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स हैं, सॉल्वेंट ए और सॉल्वेंट बी। अगर हम इसमें कोई एक्स सॉल्यूट डालते हैं तो वो सॉल्यूट जो है वो कुछ क्वांटिटी में जाके सॉल्वेंट ए में डिसॉल्व होगा, कुछ बी में होगा। ये दोनों सॉल्वेंट इमिसिबल है, इसके बीच में एक आपको सेपरेट करने वाली लेयर दिख रही है। तो जब ये सॉल्यूट जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब क्वांटिटी उसकी जो डिसॉल्व होनी है ए में वो हो गई, बी वाली बी में हो गई, तब हम इसको दोनों मीडियम में इसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे। तो ये लॉ ये कहता है कि जो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो एक कांस्टेंट होगा। तो इसी को अब हम डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ स्टेट्स दैट at constant temperature, a solute gets distributed between the two layers of immiscible solvents in such a way that the ratio of its concentration in each solvent becomes equal to the ratio of its solubility, where C1 and C2 are the molar equilibrium concentrations. The constant K is the distribution coefficient. तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट होना चाहिए टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी में चेंज आएगा और हमको ये रीडिंग्स प्रॉपर नहीं मिलेंगी। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही एप्लीकेबल है। तो आगे हम इसको ये देखते हैं कि जब एक जो सॉल्यूट है उसको दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में हम शेक करेंगे तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। और उस इक्विलिब्रियम में ये कहा जा रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी है, या ये बोल सकते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन है, लाइक C1/C2 है कॉन्सेंट्रेशन, इट इज इक्वल टू S1/S2। S1/S2 मतलब सॉल्युबिलिटी, एंड इज इक्वल टू KD, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। Okay, so here knowing the value of the distribution coefficient and the solubility of solute in one of the solvents, the solubility of solute in the second solvent can be calculated. अब बात करते हैं कुछ limitations की। तो पहला लिमिटेशन ये है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, बिकॉज वी नो दैट टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। सेकेंड यहाँ पर ये है कि ये जो लॉ है ये लो कॉन्सेंट्रेशन में या डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट्स मस्ट बी लो इन बोथ द सॉल्यूशन। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द सॉल्यूट दैट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड शैल नॉट ऑन एनी कंडीशन बी रिएक्टिव टुवर्ड्स द सॉल्वेंट्स बीइंग यूज्ड। मतलब वो जो सॉल्यूट है उसको रिएक्ट नहीं करना है दोनों में से किसी भी सॉल्वेंट के साथ। और यहाँ पर ये है कि जो मॉलिक्यूलर स्टेट है सॉल्यूट का वो कांस्टेंट रहना चाहिए जब वो सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आता है, मतलब कि उसको डिसोसिएट नहीं होना है या एसोसिएट भी नहीं होना है। अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा तब भी ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। देन द रीडिंग्स आर नोटेड डाउन व्हेन द इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हम उसको पहले कंटिन्यूअस शेक करते हैं, जिससे कि जो सॉल्यूट है उसको जितना डिसॉल्व होना है दोनों सॉल्वेंट्स में वो हो जाए। फिर जो सॉल्वेंट है वो उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इमिसिबल होने चाहिए, आपस में सॉल्युबल नहीं होने चाहिए दोनों सॉल्वेंट्स। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब हम बात करते हैं कि पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है उसी को पार्टीशन कोएफिशिएंट भी बोला जाता है, और it is a parameter that characterizes the relative affinity of compound in its unionized form for water and an immiscible model lipid solvent which is taken as octanol. इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि जो कोई भी ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक है कि लिपोफिलिक, वो डिटरमाइन करता है पार्टीशन कोएफिशिएंट। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्वस मीडियम लेते हैं और दूसरा हम एक ऑर्गेनिक फेज लेते हैं या लिपिड सॉल्वेंट लेते हैं। तो यहाँ मॉडल के रूप में यहाँ पर इन्होंने ऑक्टानॉल को लिया हुआ है। ओके, क्यों लिया है ऑक्टानॉल को, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में जो लिक्विड है उससे सिमिलर होती है। तो अब हमको अगर पी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स लेंगे एक सेपरेटिंग फनल में,
और उसमें हम जो भी सब्सटेंस जिसका हमको पार्टीशन कोएफिशिएंट निकालना है उसको डालेंगे, अच्छी तरीके से शेक करेंगे जब तक कि वो पूरी तरीके से सॉल्यूट जो है वो दोनों फेजेस में इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। उसके बाद दोनों का हमको कॉन्सेंट्रेशन लेना है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, CO/CW है, मतलब ऊपर हमने ऑयली या लिपिड फेस लिया है, नीचे हमने एक्वस फेस लिया है। ओके, तो अभी यहाँ पर हम मेथड्स की बात करें तो सेपरेटिंग फनल मेथड होता है, शेक फ्लास्क स्टेप मेथड होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होता है, पीएच मेट्रिक एंड HPLC बेस्ड मेथड होता है। तो ये आप एक देखिए, लैब में हम लोग सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि 2 इमिसिबल लिक्विड्स को इक्वल अमाउंट में लेंगे और उसके अंदर हम सॉल्यूट जो है उसको डालेंगे, अच्छे से शेक करेंगे, उसके बाद उसको सेपरेटिंग फनल में डाल देंगे। तो सेपरेटिंग फनल में डालने के बाद क्या होगा कि जो लाइटर लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा, हेवियर नीचे आ जाएगा। तो दोनों ही फेजेस में हम फिर कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे हमारे सॉल्यूट का। अब बात करते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट के इंटरप्रिटेशन की। तो अगर वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा आती है या लॉग पी वैल्यू 0 से ज्यादा आती है, तो जैसे कि हमने इसमें देखा था कि ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेशन रखा था लिपिड फेस का या ऑर्गेनिक फेस का। तो अगर पी वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब ये है कि उसकी लिपोफिलिसिटी ज्यादा है ड्रग की। और अगर पी वैल्यू जो है वो 1 है या लॉग पी 0 है, इसका मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन वाटर एंड ऑयल लेयर। और अगर पी वैल्यू लेस देन 1 है या लॉग पी वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब इसकी ड्रग की एफिनिटी जो है वाटर में ज्यादा है या हाइड्रोफिलिक लेयर में ज्यादा है, मतलब ड्रग आपकी हाइड्रोफिलिक है। ओके, सो जो ड्रग का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मैटर करता है पार्टीशन कोएफिशिएंट के लिए। लाइक अगर मान लो आपकी ड्रग में कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं लाइक एल्काइल एराइल हैलोजेंस, तो वो पी वैल्यू को बढ़ा देते हैं क्योंकि वो लिपोफिलिक नेचर को बढ़ाते हैं। बट अगर उसमें COH है, NH2O COOH है, तो ये क्या करते हैं, ये वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं, मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर को बढ़ाते हैं। तो उस कंडीशन में पी वैल्यू कम आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको समझना है कि पी वैल्यू ज्यादा मतलब लिपोफिलिक नेचर, पी वैल्यू कम मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर है ड्रग का। यहाँ एक चीज और हम देखेंगे कि कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो पार्टीशन कोएफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका टेम्परेचर, सेकेंड है नेचर ऑफ सॉल्यूट, थर्ड है नेचर ऑफ टू सॉल्वेंट्स। यहाँ ध्यान रखिएगा, नेचर मैटर करता है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट्स मैटर नहीं करती है। तो इन 3 चीजों को हमको ध्यान रखना है जब हम पार्टीशन कोएफिशिएंट को डिटरमाइन करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ एप्लीकेशंस की पार्टीशन कोएफिशिएंट के। तो बेसिकली देखा जाए तो फर्स्ट हमारा आता है इसमें फार्माकोलॉजी। तो अगर हमारी बॉडी में जो ड्रग है उसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ही नेचर जो ड्रग है उससे उस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स को बहुत मैटर करता है। ओके, सेकेंड हम आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब ADME में। तो हमको पता है कि ADME जो है ये भी लाइक जो ड्रग लिपोफिलिक है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, फास्टर एब्जॉर्ब होती है। तो अगर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है तो वो फास्टर हमको एब्जॉर्प्शन देता है। सिमिलरली फार्माकोडायनेमिक्स मतलब कि हाउ द ड्रग अफेक्ट्स द बॉडी। तो हाइड्रोफोबिक इफेक्ट जो होता है तो वो मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है किसी भी ड्रग को रिसेप्टर टारगेट में बाइंड करने के लिए। तो हमको यहाँ पर जब हम पार्टीशन कोएफिशिएंट निकालते हैं तो हमको हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ही नेचर पता चलते हैं। सिमिलरली एनवायरमेंटल साइंस में भी अगर आप देखेंगे तो जो कंपाउंड है उसका क्या नेचर है, लाइक अगर वो हाइड्रोफोबिक होगा तो वो क्या होगा कि पॉल्यूट करता है हमारे वाटर को और साथ में एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इफेक्ट करता है। फिर आपका जो एग्रोकेमिकल रिसर्च है उसमें हम क्या देखते हैं कि जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, उनका क्या नेचर है, हाइड्रोफोबिक नेचर है, हाइड्रोफिलिक नेचर है। अगर हाइड्रोफोबिक होता है तो वो एनवायरनमेंट को एडवर्स इफेक्ट करता है। सिमिलरली मेटलर्जी में भी हम पार्टीशन कोएफिशिएंट का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो हम देखते हैं। फिर आता है कंज्यूमर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें बहुत सारे टॉपिकल ऑइंटमेंट्स, डाइज, हेयर कलर्स, बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जिसको बनाते समय भी पार्टीशन कोएफिशिएंट जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम वन बाय वन देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो मेजर हमने देख लिया था कि किस तरीके से पार्टीशन कोएफिशिएंट इफेक्ट करता है, फाइन।
तो फर्स्ट आता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मतलब इसमें हम सेपरेट करेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एक्वस सॉल्यूशन से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको एक इमिजिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ शेक करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने ईथर ले सकते हैं या बेंजीन ले सकते हैं, उसको हम एक सेपरेटिंग फनल में लेंगे। तो फिर क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो ईथर वाली लेयर में चला जाएगा और जो एक्वस होगा वो एक्वस लेयर में रहेगा। तो आप ऊपर से ईथर वाली लेयर को सेपरेट कर देंगे, ईथर को डिस्टिल्ड ऑफ कर देंगे, तो आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो मिल जाएगा। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है ये एक फर्स्ट एप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। सेकेंड हम बात करते हैं पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी का। तो ये बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन है क्रोमैटोग्राफी में, लाइक पेपर क्रोमैटोग्राफी में, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में। इसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर का जो पेस्ट है उसको हम अप्लाई करते हैं कॉलम के ऊपर, जो सिलिका का कॉलम होता है, और उसके बाद फिर हम एक इमिसिबल सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल हेक्सेन को हम नीचे से फ्लो कराते हैं। फिर क्या होगा कि जो कंपोनेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होगा वो आ जाएगा मोबाइल फेस लिक्विड फेस हेक्सेन में, और जो नहीं होगा सॉल्युबल वो लिक्विड फेस में चला जाएगा। इस तरीके से आप दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। थर्ड आता है डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड, जिसको कि पार्क्स प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें पूरा प्रोसीजर एक्चुअली क्या होता है कि जो मॉल्टन जिंक है उसको ऐड करते हैं हम मॉल्टन लेड में, विच कंटेन्स सिल्वर जिंक एंड लेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जिंक और लेड जो है वो इमिसिबल लेयर फॉर्म करता है और सिल्वर जो है उन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो अबाउट 300 है जिंक का, तो क्या होता है कि जो सिल्वर है वो जिंक लेयर में आ जाता है। फिर जब हम उसको कूल करते हैं तो एक एलॉय बनता है सिल्वर और जिंक का, और वो सेपरेट आउट हो जाता है। बाद में आप सिल्वर जिंक एलॉय को डिस्टिल्ड करेंगे तो जिंक जो है वो अलग हो जाएगा और सिल्वर जो है वो नीचे रह जाता है। ओके, फिर देन द lead layer still contains unextracted silver, so this is treated with fresh quantities of molten zinc to recover most of the silver. तो यहाँ पर भी हम इसको सेपरेट कर रहे हैं और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या पार्टीशन कोएफिशिएंट मेन फैक्टर है जो कि इसको सेपरेट करने के लिए हेल्पफुल है। फोर्थ आता है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। जब हम ये टेस्ट करते हैं तो हम सबसे पहले जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसको ट्रीट करते हैं क्लोरीन वाटर से। जब हम क्लोरीन वाटर से ट्रीट करेंगे तो जो ब्रोमीन या आयोडीन जो भी उसमें प्रेजेंट है वो सेपरेट आउट हो जाता है। कैसे सेपरेट होता है, हम उसमें डालते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म डालेंगे तो जो फ्री ब्रोमीन या आयोडीन है वो जो ज्यादा सॉल्युबल है क्लोरोफॉर्म में, वो उसकी लेयर में नीचे आ जाएगा, और अगर रेड कलर है तो इसका मतलब वो ब्रोमीन है, अगर वायलेट कलर है मतलब उसमें आयोडीन है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब वो कंबाइन हो गया, पॉलीमराइज हो गया। So when a substance is associated in solvent A and exists as simple molecules in solvent B, then the distribution law is modified as n root Ca by Cb is equal to k. यहाँ पर ये modified equation हम use करते हैं जिसमें कि n जो है वो number of molecules होगा which combines to form an associated molecule. Similarly, अगर कोई आपका मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, सपोज अ सब्सटेंस एक्स इज डिसोसिएटेड, कहाँ डिसोसिएट हो रहा है एक्वस लेयर में, और वो एग्जिस्ट करता है दूसरी लेयर में है सिंगल मॉलिक्यूल, मतलब वो ईथर वाली लेयर में सिंगल मॉलिक्यूल में है बट एक्वस लेयर में अगर वो डिसोसिएट हो गया तो वहां पर हम इसमें एक एक्स फैक्टर लेंगे विच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं। और वहां पर आप का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, C1 by C2 1 minus x is equal to k हो जाएगा, where C1 is concentration of x is benzene layer और C2 है concentration of x in aqueous layer। यहाँ पर एक डिसोसिएशन कांस्टेंट x जो है वो एड ऑन, सो वैल्यू ऑफ x कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स। ओके, और C1 एंड C2 जो है उसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं और इस तरीके से आप k वैल्यू जो है वो डिटरमाइन कर
सिमिलरली जो सॉल्युबिलिटी का डिटर्मिनेशन है वो भी हम कर सकते हैं. Suppose solubility of iodine in benzene is to be determined, then iodine will be shaken with water and benzene. At equilibrium, concentration of iodine in benzene and water are found experimentally and the value of distribution coefficient is calculated. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम Cb by Cw is equal to Kd लिख रहे हैं या फिर Sb by Sw is equal to Kd लिख रहे हैं. या S टर्म जो है वो सॉल्युबिलिटी के लिए लिया हुआ है और C टर्म जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज किया. तो आप दोनों के कॉन्सेंट्रेशन से दोनों की सॉल्युबिलिटी को भी डिटरमाइन कर. सो अभी हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, पार्टीशन कोएफिशिएंट के बारे में. आप और भी किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं. स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप वॉचिंग आवर चैनल. थैंक यू सो मच.